फ्रेंड्स, आई एम मधु। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 6 विच इज लाइफ प्रोसेसेस की सारी एक्टिविटीज को। आप सभी जानते हैं कि आपके साइंस के चैप्टर्स के बीच में एक्टिविटीज गिवन होती है एंड ये एक्टिविटीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन एक्टिविटीज से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में। हम जब सैंपल पेपर कर रहे थे हमने देखा था कि सैंपल पेपर में भी क्वेश्चंस डायरेक्टली आपकी एक्टिविटीज से पूछे गए थे। तो ये जो आपकी एक्टिविटीज हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड आज इस वीडियो में हम लाइफ प्रोसेसेस की सारी एक्टिविटीज को डिस्कस करेंगे एंड मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हर एक एक्टिविटीज में से कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, सो वॉच इट टिल द एंड। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं विद द एक्टिविटी 6.1। सो इस एक्टिविटी में हमें एक पॉटेड प्लांट लेना है जिसकी वेरीगेटेड लीव्स हैं, जैसे कि मनी प्लांट या फिर क्रोटन्स। वेरीगेटेड लीव्स मतलब ऐसी लीव्स जिसमें कुछ पार्ट ग्रीन होता है, कुछ पार्ट ग्रीन नहीं होता, कलरलेस होता है। ठीक है, तो हमें वेरीगेटेड लीव्स लेना है, उस वेरीगेटेड लीव्स का एक पॉटेड प्लांट लेना है। देन हमें उस प्लांट को डार्क रूम में रखना है 3 दिनों के लिए ताकि जो सारा स्टार्च है वो यूज हो जाए। हम जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं उनके अंदर क्लोरोफिल होती है एंड वो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाते हैं, स्टार्च बनाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उस प्लांट को 3 दिन के लिए डार्क रूम में रखना है। अब डार्क रूम होगा, सनलाइट आएगी नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो नया स्टार्च नहीं बनेगा एंड जो स्टार्च ऑलरेडी है वो सारा यूज अप हो जाएगा। ठीक है, नाउ कीप द प्लांट्स इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 आवर्स एंड देन 6 आवर्स के लिए दोबारा उस प्लांट को आपको धूप में रख देना है, सनलाइट में रख देना है। इससे क्या होगा, दोबारा स्टार्च बन जाएगा। जो पहले स्टार्च था वो तो सारा यूज हो गया। अब 6 घंटे जब आप सनलाइट पे रखोगे, सनलाइट में प्लांट को रखोगे तो दोबारा स्टार्च बन जाएगा। ठीक है, pluck a leaf from the plant, mark the green areas in it and trace them on a sheet of paper। फिर आपको क्या करना है, 6 घंटे सनलाइट में रखने के बाद उस प्लांट में से आपको एक लीफ, एक पत्ता तोड़ लेना है एंड देन उस लीफ पर जो ग्रीन एरियाज हैं उनको मार्क कर लो एंड देन उन्हें एक शीट ऑफ पेपर पर ट्रेस कर लो कि इस लीफ में इन एरियाज पर ग्रीन है, ग्रीन पोर्शन है। डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड देन उस लीफ को आपको उबलते पानी में, बॉइलिंग वाटर में कुछ मिनट्स के लिए डिप करना है। ठीक है, आफ्टर दिस इमर्स इट इन अ बीकर कंटेनिंग अल्कोहल एंड देन उसके बाद आपको उस लीफ को एक बीकर में डालना है जिसमें अल्कोहल है। ठीक है, केयरफुली प्लेस द अबव बीकर इन अ वाटर बाथ एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगिंस टू बॉयल एंड देन उस बीकर को जिसमें आपने लीफ डाला जिसके अंदर अल्कोहल है उसको आपको फिर एक वाटर बाथ में रखना है एंड देन उसको बॉयल करना है, हीट करना है जब तक वो बॉयल नहीं होता। देन यहाँ पर फिर हमसे पूछा व्हाट हैपेंस टू द कलर ऑफ द लीफ, व्हाट इज द कलर ऑफ द सोल्यूशन। तो लीफ के कलर को क्या होगा एंड सोल्यूशन का कलर क्या होगा। तो देखो लीफ का जो कलर है ना, पहले तो वो ग्रीन था, कुछ पार्ट पे ग्रीन था, कुछ पार्ट पे ग्रीन नहीं था। अब जो कलर है लीफ का वो पूरा का पूरा कलरलेस हो जाएगा एंड जो अल्कोहल सोल्यूशन है ना वो ग्रीन कलर का हो जाएगा बिकॉज देखो लीफ में से जो लीफ में जो क्लोरोफिल थी ना वो लीफ में से हट जाएगी एंड अल्कोहल सोल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, जब हम उसको बॉईल करेंगे तो हमें पता है कि लीफ में क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल जो पिगमेंट है उसी की वजह से लीफ का कलर ग्रीन होता है, तो वो हट जाएगी एंड अल्कोहल में डिसॉल्व हो जाएगी। इसलिए लीफ का कलर हो जाएगा कलरलेस एंड जो सोल्यूशन है, अल्कोहल सोल्यूशन है, उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, Now dip the leaf in a dilute solution of iodine for a few minutes। अब then वो कलरलेस लीफ जो आपके पास है उसको आपको एक आयोडीन के डिल्यूट सोल्यूशन में फिर उसको डिप करना है कुछ मिनट्स के लिए। देन टेक आउट द लीफ एंड रिंस ऑफ द आयोडीन सोल्यूशन। देन उस लीफ को बाहर निकालो, आयोडीन सोल्यूशन को साफ कर लो, रिंस ऑफ कर लो एंड देन ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीफ एंड कंपेयर दिस विद द ट्रेसिंग ऑफ द लीफ डन इन द बिगनिंग। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन वेरियस एरियाज ऑफ द लीफ। तो देखो यहाँ पर हमें फिर क्या करना है, हमें फिर उस लीफ के कलर को ऑब्जर्व करना है एंड उसे कंपेयर करना है ट्रेसिंग से, जो कि हमने पहले पेपर पे करी थी लीफ की। ठीक है, तो देखो जब हम आयोडीन सोल्यूशन में लीफ को डिप करेंगे तो जो लीफ का जो ग्रीन पार्ट था ना वही पार्ट ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, जो ग्रीन पार्ट था जहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट थी वही वाला जो पार्ट है वो ब्लू कलर का हो जाएगा आयोडीन सोल्यूशन में डिप करने के बाद। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि जिस लीफ के जिस पार्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट है ना वहीं पर स्टार्च की फॉर्मेशन होगी, तभी तो वो पार्ट ग्रीन है, क्लोरोफिल है तभी तो वो पार्ट ग्रीन है, वहीं पर स्टार्च की फॉर्मेशन हुई है, स्टार्च प्रेजेंट है, इसलिए आयोडीन सोल्यूशन में डिप करने के बाद वही पार्ट ब्लू कलर का हो गया। तो इससे हमें क्लियरली ये पता चलता है, हम इस एक्टिविटी से बेसिकली ये कंक्लूड कर सकते हैं कि क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट है, तभी अगर क्लोरोफिल होगा तभी स्टार्च फॉर्मेशन हो पाएगी एंड स्टार्च वहीं पर था जहां पर क्लोरोफिल था, जो ग्रीन पार्ट था वहीं पर स्टार्च फॉर्म हुआ, इसलिए आयोडीन सोल्यूशन में डिप करने के बाद वही वाला पार्ट ब्लू कलर का हो गया।
ठीक है, तो बेसिकली हमने इस एक्टिविटी से यही टेस्ट किया। यहाँ पर आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, पहले हमने ये पेपर पे ट्रेस किया कि ये ग्रीन पोर्शन थे एंड बाकी का ग्रीन पोर्शन नहीं था। तो यहाँ पे ये जो ग्रीन पोर्शन है इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है ना, क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो यहीं पर स्टार्च की फॉर्मेशन भी होगी। एंड देन आयोडीन सोल्यूशन में डिप करने के बाद यही वाला जो पोर्शन है ब्लू हो जाएगा। तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, इट मीन्स क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च। ठीक है, तो ये हमारी थी एक्टिविटी 6.1। अब नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। तो इस एक्टिविटी में क्या करना है, हमें दो हेल्दी पॉटेड प्लांट्स लेने हैं जिनका सेम साइज है। ठीक है, दो पॉटेड प्लांट्स लेने हैं, उनका सेम साइज होना चाहिए। फिर कीप देम इन अ डार्क रूम फॉर 3 डेज, 3 दिनों के लिए आप उन दोनों प्लांट्स को क्या करोगे, डार्क रूम में रखोगे। ठीक है, डार्क रूम में रखने का बस एक ही पर्पज होता है ताकि जो भी स्टार्च बन रहा है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, डार्क रूम में रखें एंड जो भी स्टार्च बन रखा है पहले से वो सारा यूज अप हो जाएगा। ठीक है, नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट्स, प्लेस अ वॉच ग्लास containing potassium hydroxide by the side of one of the plants. The potassium hydroxide is used to absorb carbon dioxide. फिर आपको क्या करना है, उन दोनों प्लांट को आपको सेपरेट ग्लास प्लेट्स पर रख देना। ग्लास प्लेट्स पर दोनों प्लांट को रख दिया अलग अलग। फिर उनके ऊपर वॉच ग्लास रख देना है एंड देन प्लेस अ वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखो अब दो प्लांट्स हैं, ये दोनों को आपने ग्लास प्लेट्स पर रखा। अब एक जो प्लांट है ना उसके साथ आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी रख देना है, एक वॉच ग्लास में उसके साथ आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख देना है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। दो प्लांट्स हैं, एक प्लांट के साथ में आपको एक वॉच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखना जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, देन कवर बोथ प्लांट्स विद सेपरेट बेल जार्स एज शोन इन फिगर 6.4। तो देखो फिर आपको दोनों प्लांट्स को बेल जार से कवर कर देना है। कवर क्यों कर रहे हैं, ताकि बाहर की जो एयर है वो और प्लांट के पास ना जाए एंड सिर्फ वैक्यूम क्रिएट हो जाए। ठीक है, और बाहर की एयर ना आए एंड वो जो प्लांट है वो वहीं पर बंद हो जाए और एयर अंदर ना जाए। ठीक है, तो ये पर्पस है कवर करने का। तो दोनों प्लांट्स को फिर हमें कवर कर देना है सेपरेट बेल जार से। यूज वैसलिन टू सील द बॉटम ऑफ द जार्स टू द ग्लास प्लेट सो दैट द सेटअप इज एयर टाइट। एयर टाइट हमें बनाना है, एयर अंदर नहीं जानी चाहिए। तो फिर जो बॉटम है ना, उसको जो बॉटम है जार्स का जिससे हमने कवर किया है उसको हम सील कर देंगे वैसलिन का यूज करके। ठीक है, उसको वैसलिन का यूज करके उसको सील कर देंगे ताकि जो हमारा पूरा ये जो सेटअप है ये एयर टाइट हो जाए एंड इसके अंदर और एयर ना जाए, सिर्फ वो जो अंदर एयर प्रेजेंट है बेल जार की वही रहे और अंदर ना जाए, एयर टाइट हो जाए। देन कीप द प्लांट्स इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 आवर्स। अभी तो वो डार्क में रखे थे, अब हमें उन दोनों प्लांट्स को सनलाइट में रख देना है 2 घंटों के लिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, न्यू स्टार्च का फॉर्मेशन होगा। अभी तक तो सारा स्टार्च यूज हो चुका था लेकिन अब सनलाइट में रखेंगे तो और न्यू स्टार्च का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, pluck a leaf from each plant and check for the presence of starch as shown in the above activity। ठीक है, फिर आपको दोनों प्लांट से एक एक पत्ता तोड़ लेना है एंड देन उनकी स्टार्च की प्रेजेंस को चेक करना है जैसा कि हमने एक्टिविटी 6.1 में किया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्टार्च की प्रेजेंस को हम कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले जो लीफ हमने लिया है उसको हम अल्कोहल सोल्यूशन में डालेंगे एंड उसे बॉईल करेंगे। इससे जो हमारा लीफ है वो कलरलेस हो जाएगा। फिर उस कलरलेस लीफ को हम क्या करेंगे, कलरलेस हो जाएगा, क्लोरोफिल उसमें से वॉश ऑफ हो जाएगा एंड देन उस कलरलेस लीफ को हम आयोडीन सोल्यूशन में डिप करेंगे। तो फिर आयोडीन सोल्यूशन में डिप करने से वो जो लीफ है जहां पर उस लीफ में स्टार्च प्रेजेंट है वो एरिया ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि उस ब्लू एरिया में स्टार्च है। तो ये स्टार्च को टेस्ट करने का तरीका होता है। ठीक है, तो फिर हम स्टार्च की प्रेजेंस को टेस्ट कर लेंगे दोनों लीफ में। ठीक है, तो दोनों प्लांट से हमने एक एक पत्ता तोड़ा, दोनों लीफ में हम स्टार्च की प्रेजेंस को टेस्ट करेंगे। डू बोथ द लीव्स शो द प्रेजेंस ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च एंड व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी। तो क्या दोनों जो वो लीव्स हैं, क्या उन दोनों में स्टार्च का जो अमाउंट है वो सेम होगा एंड इस एक्टिविटी से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो। तो देखो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर है नो। वो दोनों जो लीफ हैं उन दोनों में स्टार्च का जो अमाउंट है वो बिल्कुल भी सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। वो प्लांट जिसके साथ हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा था, तो उस प्लांट का जो लीफ है ना उसमें स्टार्च की फॉर्मेशन होगी ही नहीं, इसलिए ये जो लीफ है इसका कलर ब्लू नहीं होगा जब हम उसको टेस्ट करेंगे फॉर द स्टार्च। हम जानते हैं कि स्टार्च के लिए जब हम लीफ को टेस्ट करते हैं आयोडीन सोल्यूशन में डिप करके तो वो ब्लू कलर का हो जाता है। तो वो जो लीफ है जो हमने उस प्लांट से लिया जिसके साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा था, तो उस वाले लीफ का कलर ब्लू होगा ही नहीं, बिकॉज स्टार्च की फॉर्मेशन नहीं हुई। स्टार्च की फॉर्मेशन क्यों नहीं हुई, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड
प्रेजेंट ही नहीं था। हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्यों रखा था? वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का काम ही यही था कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता था। ठीक है, सबसे पहले तो हमने उस प्लांट को सील कर दिया और एयर उसके अंदर जा नहीं रही थी। अब जो अंदर उसके एयर प्रेजेंट भी थी तो उसमें जो भी कार्बन डाइऑक्साइड था वो तो उस प्लांट ने क्या कर वो तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड रहा ही नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो जो प्लांट है वो स्टार्च नहीं बना पाएगा। सिंपल, हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, स्टार्च की फॉर्मेशन में, एंड कार्बन डाइऑक्साइड सारा यूज अप हो गया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने सारे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया। तो CO2 की प्रेजेंस ना होने की वजह से स्टार्च की फॉर्मेशन नहीं हुई एंड वो वाला जो प्लांट है उसके लीफ का कलर ब्लू नहीं होगा बिकॉज स्टार्च नहीं बना। एंड दूसरा वाला जो प्लांट है जिसके साथ हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखा था तो उसका जो लीफ हमने लिया है उसका कलर ब्लू हो जाएगा बिकॉज स्टार्च की फॉर्मेशन हुई है, बिकॉज कुछ कार्बन डाइऑक्साइड अंदर प्रेजेंट थी, है ना। तो स्टार्च की फॉर्मेशन होगी एंड उसका कलर ब्लू हो जाएगा। तो इस एक्टिविटी से हम यही कंक्लूड कर रहे हैं दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च। ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में नेसेसरी है तभी स्टार्च की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, वेरी सिंपल। यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख सकते हो, ये दोनों प्लांट्स थे, दोनों को हमने बेल जार से सील कर दिया था तो बस, और एयर तो इनके अंदर जाएगी नहीं, जो अंदर एयर है उसी से फोटोसिंथेसिस होगा। एंड यहाँ पर ही हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया इस वाले प्लांट के साथ ताकि अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो अब यहाँ तो स्टार्च की फॉर्मेशन होगी नहीं एंड यहाँ पर होगी। तो फिर ये हमने देखा दोनों पॉट्स में। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी में, ये हमारी एक्टिविटी 6.3 है, इसमें हमें क्या करना है, हमें 1 ml स्टार्च सोल्यूशन लेना है 2 टेस्ट ट्यूब्स A एंड B में। आपके पास 2 टेस्ट ट्यूब होंगी A एंड B, दोनों में आपको क्या करना है, स्टार्च सोल्यूशन 1 ml स्टार्च सोल्यूशन लेना है। एड 1 ml सलाइवा टू टेस्ट ट्यूब A एंड लीव बोथ टेस्ट ट्यूब्स अनडिस्टर्ब फॉर 20 to 30 मिनट्स। देन जो आपके पास टेस्ट ट्यूब A है ना उसमें आपको 1 ml सलाइवा ऐड कर देना है। टेस्ट ट्यूब B में कुछ भी नहीं करना, उसमें 1 ml स्टार्च सोल्यूशन एज इट इज रहेगा। बस आपको टेस्ट ट्यूब A में 1 ml सलाइवा ऐड कर देना एंड देन फिर दोनों टेस्ट ट्यूब को आपको अनडिस्टर्ब 20 से 30 मिनट के लिए छोड़ देना है। देन नाउ ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन टू द टेस्ट ट्यूब। अब दोनों टेस्ट ट्यूब में आपको कुछ ड्रॉप्स डालनी है डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन की। हम जानते हैं कि जब भी हम स्टार्च में को हम आयोडीन से रिएक्ट करवाते हैं तो जो कलर है उसका ब्लू हो जाता है ना। तो दोनों ही टेस्ट ट्यूब में स्टार्च सोल्यूशन है, लेकिन टेस्ट ट्यूब A में सलाइवा भी हमने ऐड किया था। तो देखो दोनों में स्टार्च है तो कलर क्या हो जाना चाहिए, ब्लू कलर चेंज हो जाना चाहिए, उसका ब्लू कलर हो जाना चाहिए, है ना। सो इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व अ कलर चेंज, कौन सी टेस्ट ट्यूब में कलर में चेंज आएगा। तो देखो जो टेस्ट ट्यूब B है ना जिसमें हमने सलाइवा ऐड नहीं किया था, सिर्फ उसमें स्टार्च सोल्यूशन ही था, तो उसका कलर ब्लू चेंज हो जाएगा। एंड जो टेस्ट ट्यूब A है उसका कलर चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज ही रहेगा। क्यों? बिकॉज देखो जो हमने सलाइवा उसमें ऐड किया था ना, तो सलाइवा क्या करता है, सलाइवा स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है सिंपल शुगर में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सलाइवा में जो एंजाइम्स होते हैं वो ब्रेक डाउन कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं स्टार्च को इनटू सिंपल शुगर्स। तो अब स्टार्च सोल्यूशन तो रहा ही नहीं टेस्ट ट्यूब A में, इसलिए ब्लू कलर नहीं होगा उसका जब हम आयोडीन सोल्यूशन ऐड करेंगे। ठीक है, तो सिर्फ टेस्ट ट्यूब B में ही कलर चेंज हमें देखने को मिलेगा, टेस्ट ट्यूब A में कुछ भी हमें कलर में चेंज देखने को नहीं मिलेगा। व्हाट डज दिस इंडिकेट अबाउट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्टार्च इन द 2 टेस्ट ट्यूब। तो ये हमें प्रेजेंस एब्सेंस का पता चल गया। टेस्ट ट्यूब A में अब स्टार्च रहा ही नहीं बिकॉज वो शुगर में कन्वर्ट हो गया एंड टेस्ट ट्यूब B में स्टार्च ऑलरेडी है। व्हाट डज दिस टेल अबाउट द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च, वो भी हमने देख लिया कि जो सलाइवा है वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये हमारी एक्टिविटी 6.3। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी। ओके, सो इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, हमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर लेना है टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन, CaOH2 का सोल्यूशन, दैट इज लाइम वाटर। तो हमें टेस्ट ट्यूब में फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर लेना है एंड देन ब्लो एयर थ्रू दिस लाइम वाटर एंड देन हमें क्या करना है, अपने माउथ से उस लाइम वाटर में हमें एयर ब्लो करनी है। देन नाउ हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। देखो हम जानते हैं कि जैसे ही लाइम वाटर में एयर ब्लो करी जाती है, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाता है ना। रिएक्शन का आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये हम अपने चैप्टर नंबर 1 में भी बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि लाइम वाटर मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन CaOH2 जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, जो कि एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है एंड ये कैल्शियम कार्बोनेट के बनने की वजह से ही जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाता है। ठीक है,
तो ये हमें पता है कि लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पास करने पर वो मिल्की हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट के बनने की वजह से। तो देखो जब लाइम वाटर में, यहाँ पर ये हम टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर है, जब इसमें हम अपने मुंह से एयर ब्लो करेंगे तो ये जो लाइम वाटर है ये मिल्की टर्न हो जाएगा, ठीक है। एंड ये मिल्की क्यों टर्न होगा? बिकॉज देखो जब हम अपने मुंह से जो एयर ब्लो कर रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी एंड देन रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, इसलिए मिल्की हो जाएगा, ठीक है। देन यूजिंग अ सिरिंज और पिचकारी टू पास एयर थ्रू सम फ्रेश लाइम वाटर टेकन इन अनदर टेस्ट ट्यूब। फिर आपको दूसरी टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें भी लाइम वाटर लेना है एंड देन उस लाइम वाटर में आपको पिचकारी के थ्रू या फिर सिरिंज के थ्रू एयर ब्लो करनी है, ठीक है। अब आपको देखना है हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर दिस लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। तो देखो जब हमने सिरिंज या फिर पिचकारी से एयर ब्लो करी ना लाइम वाटर में, तो ये वाला जो लाइम वाटर है ये भी मिल्की हो जाएगा, लेकिन दोनों में टाइम का डिफरेंस होगा, टाइम कम ज्यादा होगा। यहाँ पर कैसे? देखो जब हमने अपने मुंह से एयर ब्लो करी लाइम वाटर में तो ये जल्दी मिल्की हो जाएगा, एंड जब हम पिचकारी एंड सिरिंज से एयर ब्लो करेंगे तो इसमें टाइम लगेगा। क्यों? बिकॉज देखो जब हम एयर को एक्सेल करते हैं ना अपने माउथ से, जो एयर हम एक्सेल करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द एयर प्रेजेंट इन आवर एनवायरमेंट। यहाँ पर तो हमने सिंपली जो एनवायरमेंट में एयर थी उसको हमने लाइम वाटर से पास किया, तो इसमें जो मिल्की होने में टाइम ज्यादा लगेगा बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम है, एंड जबकि जो एयर हम ब्लो करते हैं, जो एक्सेल हम कर रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, इस वजह से जो लाइम वाटर है वो जल्दी मिल्की हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है, इस एक्टिविटी से पता चलता है व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर दैट वी ब्रीथ आउट। तो जो एयर हम ब्रीथ आउट करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से हमने यही पता किया है, ठीक है। ये इस डिफरेंस से हमें पता चला है, एंड ये रिएक्शन आपको पता होना चाहिए कि लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो मिल्की हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट की बनने की वजह से, ठीक है। तो ये थी आपकी एक्टिविटी। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 6.5। तो इसमें क्या है? टेक सम फ्रूट जूस और शुगर सोल्यूशन, ऐड सम ईस्ट टू इट, टेक दिस मिक्सचर इन अ टेस्ट ट्यूब फिटेड विद अ 1 होल्ड कॉर्क। तो आपको क्या करना है? आपको फ्रूट जूस लेना है या फिर शुगर सोल्यूशन लेना है, उसमें आपको क्या करना है? उसमें आपको कुछ ईस्ट ऐड कर देना है, ठीक है। एंड देन आपको इस मिक्सचर को एक टेस्ट ट्यूब में लेना है, उस टेस्ट ट्यूब में आपको 1 होल्ड कॉर्क फिट कर देना है, ठीक है। मतलब एक कॉर्क फिट कर देना है जिसमें एक होल है, ओके। फिट द कॉर्क विद अ बेंट ग्लास ट्यूब, डिप द फ्री एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब इनटू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। देखो मैं आपको थोड़ा सेटअप यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। आपको एक टेस्ट ट्यूब ली आपने, इस टेस्ट ट्यूब में आपका क्या है? इस टेस्ट ट्यूब में आपका फ्रूट जूस है या फिर शुगर सोल्यूशन है जिसमें आपने ईस्ट डाल रखा है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पहली टेस्ट ट्यूब जिसमें फ्रूट जूस या फिर शुगर सोल्यूशन है एंड इसमें ऑलरेडी ईस्ट एडेड है, ठीक है। इसमें हमने क्या कर दिया? इसमें हमने एक कॉर्क लगा दिया जिसमें एक होल है जिसके थ्रू एक ग्लास ट्यूब कनेक्टेड है, एंड वो ग्लास ट्यूब झुकी हुई है ऐसे, जो कि दूसरे टेस्ट ट्यूब से कनेक्टेड है। एंड इस दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या है? इस दूसरे टेस्ट ट्यूब में है फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। इसमें क्या है? इसमें है लाइम वाटर, है ना। लाइम वाटर क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है, ठीक है। तो हमने क्या किया है? 2 टेस्ट ट्यूब हमने ली, इसमें तो हमारा फ्रूट जूस या फिर शुगर सोल्यूशन होगा जिसमें ईस्ट है, एंड देन इसको हमने एक ग्लास ट्यूब से कनेक्ट कर दिया है जो कि दूसरे टेस्ट ट्यूब में जा रही है, एंड यहाँ पर ये लाइम वाटर है, ठीक है। नाउ then what change is observed in the lime water and how long does it take for this change to occur? तो क्या चेंज हमें देखने को मिलेगा लाइम वाटर में एंड कितना टाइम लगता है ये चेंज आने में? तो देखो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है? यहाँ पर फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो रहा है। फर्मेंटेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें जो सब्सटेंस है वो ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपलर फॉर्म में, सिंपलर सब्सटेंस में वो ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि ईस्ट, बैक्टीरिया, ठीक है। ब्रेड प्रिपेयर करने के लिए, वाइन प्रिपेयर करने के लिए फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। हम सभी जानते हैं, अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, ओके। तो इसमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पर हमने जो फ्रूट जूस है या फिर शुगर सोल्यूशन है उसमें हमने जब ईस्ट ऐड किया है तो क्या होगा? रिएक्शन होगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, अल्कोहल प्रोड्यूस होगा एंड साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। अब देखो यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है वो इस ग्लास ट्यूब के थ्रू, देखो बाहर तो वो निकल नहीं सकती बिकॉज कॉर्क लगा हुआ है, एंड यहाँ पर एक ग्लास ट्यूब कनेक्टेड है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ग्लास ट्यूब के थ्रू यहाँ पर इस टेस्ट ट्यूब में आ जाएगी जहां पर लाइम वाटर है। एंड ये हम अच्छे से जानते हैं कि जब लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है? जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाता है, हमने पिछली एक्टिविटी में भी देखा था, है ना। तो यहाँ पर क्या चेंज हमें देखने को मिलेगा लाइम वाटर में? जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाएगा, ओके। एंड
व्हाट डज दिस टेल अबाउट द प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन। इससे हमें फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट्स का क्या पता चलता है कि फर्मेंटेशन प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, इसीलिए ये जो लाइम वाटर है ये मिल्की हो गया, ठीक है। एंड जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतना ही जल्दी लाइम वाटर क्या होगा, जल्दी मिल्की टर्न हो जाएगा। ओके, फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है उसमें अल्कोहल प्रोड्यूस होता है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये था हमारा एक्टिविटी 6.5 जिसमें हमने बेसिकली फर्मेंटेशन प्रोसेस के बारे में बात करी। अब बात करते हैं एक्टिविटी 6.6। तो इस एक्टिविटी में हमें एक फिश को ऑब्जर्व करना है। एक्वेरियम में फिश होती है, उसको हमें ऑब्जर्व करना है। तो जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे कि वो अपने माउथ को खोलती हैं देन बंद करती हैं, ओपन क्लोज करती हैं, बिकॉज दे आर ब्रीथिंग। एंड उनके आई के पीछे जो गिल स्लिट्स होते हैं ना, वो भी ओपन एंड क्लोज होते हैं। तो क्या वो कोऑर्डिनेटेड होते हैं? क्या ये जो उनकी टाइमिंग है अपने माउथ को ओपन क्लोज करने की एंड जो गिल स्लिट्स हैं वो भी ओपन क्लोज होते हैं, तो क्या इनकी जो टाइमिंग है वो कोऑर्डिनेटेड होती है? तो इसका आंसर है यस। जो फिश है वो अपने माउथ को ओपन एंड क्लोज करती है एंड जो गिल स्लिट्स हैं वो भी उसके साथ साथ ओपन एंड क्लोज होते हैं एंड ये दोनों कोऑर्डिनेटेड होते हैं, सेम टाइमिंग पर होते हैं। देन काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स द फिश ओपन्स एंड क्लोजेस इट्स माउथ इन अ मिनट। तो हमें यहाँ पर बताना है कि फिश का जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है वो क्या है, एक मिनट में वो कितनी बार अपने माउथ को ओपन एंड क्लोज करती है। तो ये हर एक फिश में वेरी करता है अकॉर्डिंग टू इट्स टाइप एंड साइज, ठीक है। कंपेयर दिस टू द नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्रीथ इन एंड आउट इन अ मिनट। देखो ह्यूमंस में एंड फिशेस में अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है वो एक्वाटिक एनिमल्स में, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में ज्यादा होता है। क्यों? बिकॉज वो वाटर में जो ऑक्सीजन है वो डिजोल्व होती है एंड वो काफी कम होती है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट। तो डिजोल्व ऑक्सीजन बहुत कम है पानी में, इसीलिए जो फिश हैं, जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, वो जल्दी जल्दी ब्रीथ करते हैं। तो इनका रेट ऑफ ब्रीथिंग फास्ट होता है एज कंपेयर टू द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमंस, बिकॉज हम एयर से ब्रीथ करते हैं एंड जो ऑक्सीजन है वो इनफ अमाउंट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो रेट ऑफ ब्रीथिंग फिशेस में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ह्यूमंस, ठीक है। ये आपको बताना चाहिए। देन यही आपकी एक्टिविटी 6.6 थी। अब नेक्स्ट एक्टिविटी में हमें क्या करना है, हमें एक हेल्थ सेंटर विजिट करना है अपनी लोकेलिटी में एंड हमें नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन फाइंड आउट करनी है ह्यूमन बींग्स में। इज इट सेम फॉर चिल्ड्रन एंड अडल्ट? तो जो हीमोग्लोबिन है इसकी जो रेंज है वो चिल्ड्रन एंड अडल्ट में सेम होती है। तो देखो हीमोग्लोबिन है क्या, हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, आपकी बॉडी में रेस्पिरेटरी पिगमेंट होती है जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, यही हमारी हीमोग्लोबिन है, ठीक है। एंड ये चिल्ड्रन एंड अडल्ट में क्या सेम होती है? तो इसका आंसर है नो, अडल्ट्स में हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू चिल्ड्रन। ओके, इज देयर एनी डिफरेंस इन द हीमोग्लोबिन लेवल्स फॉर मेन एंड वुमेन? मेन एंड वुमेन में भी हीमोग्लोबिन लेवल्स में डिफरेंस होता है। मेन में जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो ज्यादा होते हैं, देयर आर लिटिल बिट मोर एज कंपेयर टू वुमेन। ओके, देन फाइंड आउट व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में जो हीमोग्लोबिन की रेंज है वो ह्यूमन से कम होती है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। इज दिस कंटेंट डिफरेंट इन काव्स, मेल एंड फीमेल एनिमल्स? कंपेयर द डिफरेंस सीन इन मेल एंड फीमेल बीइंग्स एंड एनिमल्स, हाउ वुड द डिफरेंस इफ एनी बी एक्सप्लेन? तो देखो ह्यूमंस में हीमोग्लोबिन लेवल ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एनिमल्स, बिकॉज ह्यूमंस को जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा होती है, ऑक्सीजन ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, इसलिए हीमोग्लोबिन का अमाउंट भी ज्यादा होता है। एंड एनिमल्स में कम रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हीमोग्लोबिन कम होता है, ठीक है। तो यही इसका रीजन है एंड दिस वी हैव एक्सप्लेन। तो बहुत ही सिंपल सी आपकी एक्टिविटी 6.7 थी। अब लास्ट एक्टिविटी देखते हैं 6.8। इसमें क्या है, हमें 2 स्मॉल पॉट्स लेने हैं सेम साइज के एंड उनमें हमें सेम अमाउंट ऑफ सॉइल डाल देनी है। आपने 2 गमले लिए, उन दोनों में आपने सेम अमाउंट ऑफ सॉइल मिट्टी डाल दी, ठीक है। फिर वन शुड हैव अ प्लांट इन इट, प्लेस अ स्टिक ऑफ द सेम हाइट एज प्लांट इन द अदर पॉट। तो आपको क्या करना है, 2 आपने पॉट्स लिए, 2 गमले लिए, उन दोनों में आपने सेम अमाउंट ऑफ सॉइल डाली, फिर आपको एक प्लांट में पौधा लगा देना है, प्लांट लगा देना है एंड दूसरा वाला जो गमला है ना उसमें आपको कुछ भी नहीं करना, उसमें बस आपको एक लकड़ी लगा देनी है, स्टिक लगा देनी है, या फिर वो स्टिक लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। Then cover the soil in both pots with a plastic sheet so that moisture cannot escape by evaporation. फिर आपको क्या करना है, वो दोनों जो आपके pots हैं, जिन एक में आपने प्लांट लगाया है, एक में आपने स्टिक या फिर कुछ भी नहीं लगाया, उन दोनों pots को आपको एक प्लास्टिक शीट से कवर कर देना है ताकि जो वाटर है वो बाहर ना जाए इवेपोरेशन के थ्रू, ठीक है, वो एस्केप ना करे। देन कवर बोथ सेट्स, वन विद प्लांट एंड अदर सेट विद स्टिक विद प्लास्टिक शीट्स एंड प्लेस इन ब्राइट सनलाइट फॉर हाफ एन आवर। दोनों पॉट्स को आपको कवर करना है प्लास्टिक शीट से एंड देन दोनों प्लांट को आपको ब्राइट सनलाइट में रखना है
आधे घंटे के लिए, ठीक है। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द टू केसेस? तो क्या आप कोई डिफरेंस ऑब्जर्व करोगे? तो यस, वी विल सी अ डिफरेंस। हम क्या डिफरेंस देखेंगे कि वो पॉट जिसमें हमने प्लांट लगाया था, तो उसके ऊपर जो प्लास्टिक शीट हमने लगाई थी ना, तो उसमें हमें वाटर के ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगे। उस प्लास्टिक शीट्स पर हमें वाटर की जो बूंदे हैं वो लगी हुई मिलेंगी। एंड वो दूसरा वाला जो पॉट है जिसमें हमने कुछ भी नहीं लगाया था, सिर्फ एक स्टिकी थी, तो उसके ऊपर जो प्लास्टिक शीट है उसके ऊपर हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं होंगी। ऐसा क्यों है? बिकॉज देखो, जिस पॉट में हमने प्लांट लगाया, हम जानते हैं कि प्लांट क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन करते हैं। जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है वो उसको लूज करते हैं, है ना। तो अब देखो, जब हम जानते हैं कि प्लांट्स ट्रांसपिरेशन करते हैं, अब जब हमने प्लास्टिक की शीट उसके ऊपर लगा दी, तो जो वाटर है, जो एक्सेस ऑफ वाटर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू लूज हो रहा है, अब वो वाटर एस्केप तो कर नहीं पाएगा, बिकॉज हमने ऑलरेडी प्लास्टिक की शीट्स लगा दी एंड वो बाहर नहीं निकल सकता। तो फिर क्या होता है कि वो जो एक्सेस ऑफ वाटर है ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो रिलीज हो रहा है, वो एक्सेस ऑफ वाटर, जो वाटर वेपर होता है वो कंडेंस होके वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाता है एंड वो वाटर ड्रॉपलेट्स फिर प्लास्टिक शीट्स पर चिपक जाती हैं, ठीक है। वो प्लास्टिक शीट्स पर, जो प्लास्टिक शीट हमने ऊपर लगाई थी उस पर वो वाटर ड्रॉपलेट्स जाके लग जाती हैं, बिकॉज जो वाटर है वो एस्केप कर ही नहीं पा रहा, ठीक है। एंड हम जानते हैं कि वाटर जो है, एक्सेस ऑफ वाटर रिलीज होता है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू। एंड दूसरा वाला जो पॉट है उसमें हमें कोई भी वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को नहीं मिलेंगी, बिकॉज प्लांट था ही नहीं, तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो वाटर ड्रॉपलेट्स भी हमें देखने को नहीं मिलेंगी। सिंपल। तो ये हमारी एक्टिविटी बस ट्रांसपिरेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए थी, ठीक है। वेरी वेरी सिंपल। सो ये आपकी लास्ट एक्टिविटी 6.8 थी। हमने सारी एक्टिविटीज को अच्छे से डिस्कस कर लिया ऑफ द चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।